Hello students, myself ललित विजय, डेप्यूटी डायरेक्टर मोशन एजुकेशनल प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। अब महा रिवीजन कोर्स का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हमारे पास है सॉलिड स्टेट। तो आज बेटा हम आपको सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम वही आपको पैटर्न बता रखा है, क्वेश्चन के थ्रू चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं। तो हम आपके लिए फिर वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए और इस टाइप के क्वेश्चन लेके आए जिनके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस होते हैं और एनसीईआरटी पर भी एनसीईआरटी को भी पूरा कवर कर लेते हैं। ठीक है जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेके आए आपके लिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में। बेसिकली जो फर्स्ट क्वेश्चन लिया ना वो हमने इसके इंट्रोडक्शन पार्ट से लिया है। ठीक है। सॉलिड स्टेट के अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी जनरली पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। फर्स्ट दे रखा है a definite and characteristic heat of fusion. Second given है isotropic nature. C given है regular periodically repeated pattern of arrangement of constituent particle in entire crystal. और D दे रखा हमको true solid। ठीक है। नोट अ प्रॉपर्टी, इसकी कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है। तो जब हम सॉलिड स्टेट स्टार्ट करते हैं ना तो फर्स्ट ही हम डिस्कस करते हैं, एक हमारे पास होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक होता है हमारे पास में अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए बोला जाता है, देखिए इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में बताते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है इसके लिए बोलते हैं ये ट्रू सॉलिड होता है, नंबर एक। ठीक है। इसके अंदर पार्टिकल का डेफिनेट और रेगुलर अरेंजमेंट होता है, इसके लिए डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन होती है। ठीक। और इसको ट्रू सॉलिड भी बोल दिया जाता है। ठीक। और आपको शायद ध्यान होगा कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये एनआइसोट्रोपी होता है और जो एमॉर्फस सॉलिड होता है वो आइसोट्रोपी होता है। तो जो हमको क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर देखा, फर्स्ट दे रखा है कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। फर्स्ट दे रखा है हमको डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन। इसका मतलब इसकी हीट ऑफ फ्यूजन तो डेफिनेट होती है तो इसकी प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड क्या बोला, आइसोट्रोपिक नेचर। नहीं, ये गलत हो गया क्योंकि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ना वो एनाइसोट्रोपिक नेचर का होता है। अब आप कहेंगे सर आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक होते क्या है, तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे जो एमॉर्फस सॉलिड है, आप एमॉर्फस सॉलिड की कोई सी भी डायरेक्शन में चली जाइए उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो सब जगह एक जैसी मिलेगी, इसलिए उसको बोला जाता है आइसोट्रोपी। आइसो का मतलब सब जगह एक जैसा, एनाइसोट्रोपी का मतलब आपने क्रिस्टलाइन सॉलिड लिया, आपने जिस प्रॉपर्टी को आप मेजर कर रहे हैं अगर आपने उसके डायरेक्शन को चेंज कर दिया ना तो प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी, इसलिए इसको बोला जाता है एनाइसोट्रोपी। तो जो फर्स्ट है इसका आंसर हमारा देंगे ये बी इनकरेक्ट है, बी इनकरेक्ट हो जाएगा इसके लिए, ये बी इनकरेक्ट बन जाएगा। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है सेकंड, ये देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है इन अ मिक्स ऑक्साइड क्रिस्टल स्ट्रक्चर O-2 ion form CCP lattice, 1/8 of tetrahedral voids are occupied by X+2 ion and 1/2 of octahedral void are occupied by Y+3 ion. What is the formula of oxide? आपसे बोला जा रहा है इस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा। देखिए क्वेश्चन दे रखा है इन अ मिक्स ऑक्साइड क्रिस्टल स्ट्रक्चर O-2 आयन फॉर्म CCP स्ट्रक्चर। CCP कहें या FCC कहें एक ही बात होती है और आपको याद होगा कि जो CCP है FCC है उसकी एक यूनिट सेल के अंदर 4 पार्टिकल होते हैं। तो हम सबसे पहले तो बोले इसको देखो सोल्व कैसे करें। हमसे बोला ऑक्साइड आयन, ये ऑक्साइड आयन, देखिए ऑक्साइड आयन की बात करें तो ऑक्साइड आयन के लिए क्या बोला, ये CCP अरेंजमेंट है। CCP का मतलब एक तरह से हम एक यूनिट सेल के अंदर 4 एटम की पैकिंग करें, 4 आयन की पैकिंग कर रहे हैं। ये ऑक्साइड आयन तो 4 हो गए। CCP FCC और FCC में 1 यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ आयन, यहाँ पर आयन का अरेंजमेंट है तो आयन 4 हो जाएगा। ठीक है। आप ये भी जानते होंगे कि आप जितने एटम या जितने पार्टिकल की पैकिंग करते हैं उसकी 10 डबल बनेंगे टेट्रा और उसके नंबर के इक्वल बनेंगे ऑक्टाइडल। इसका मतलब हम एक तरह से 4 ऑक्साइड आयन की पैकिंग कर रहे हैं। हमने पैकिंग किसकी करी, 4 ऑक्साइड आयन की पैकिंग करी। अगर हमसे बोलता है इसके अंदर टेट्राहाइड्रल वॉइड कितने होंगे तो टेट्राहाइड्रल वॉइड तो 8 बनेंगे। अगर हमसे बोला जाए ऑक्टाइडल वॉइड क्या बनेंगे तो 4 बनेंगे। तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है
जितने पार्टिकल की पैकिंग करते हो, जितने पार्टिकल को आपने पैकिंग में काम लिया है, उतने के उतने तो ऑक्टाइडल वर्ड बनते हैं, और उसके जस्ट डबल टेट्राइडल वर्ड बनेंगे। तो टेट्राइडल तो बनेंगे हमारे पास 8 और ऑक्टाइडल बनेंगे हमारे पास 4। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रा वर्ड। इसका मतलब x+2 को कहाँ रखा हमने, x+2 को कहाँ रखा जा रहा है, 1/8 ऑफ टेट्रा। टेट्रा कितना हमारे पास 8 है, तो 8 का 1/8 किया तो 8 इंटू 1 8, यानी ये 1 बन जाएगा। x+2 हमारा 1 आ गया। सेकंड आपसे क्या बोला, y+3 आइन, ये लीजिए y+3 को कहाँ रखा जा रहा है, y+3 के लिए बोला जा रहा है 1/2 ऑफ ऑक्टा। ऑक्टा कितने हमारे पास है 4, तो 4 का हमने क्या लेना है, 4 का लेना है 1/2, यानी 1/2 लेना है। तो 1/2 लिया तो क्या बनेगा, 2 बन जाएगा। आपसे फॉर्मूला पूछा जा रहा है, तो आप देख सकते हैं ये आपके पास आयन कौन सा है, x+2, और एक आपके पास ये है y+3, और एक हमारे पास है O+2। x+2 तो हमारे पास 1 है, y+3 बन रहा है हमारे पास 2, और ये बनेगा 4। इसको देख के पता लग रहा है फॉर्मूला बनेगा xy2O4, xy2O4 आंसर दिया जाएगा इसके लिए xy2O4। डी आंसर टिक कर देंगे, डी आंसर बन जाएगा xy2O4, डी आंसर दे देंगे। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन तो इंट्रोडक्शन का बता दिया। सेकंड जो क्वेश्चन है ना, ये बेसिकली टेट्राइडल वॉइड, ऑक्टाइडल वॉइड, और क्या से हम एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर, जनरल नीट के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन ये पूछते रहते हैं। तो मैंने एक इस टाइप का क्वेश्चन आपको बता दिया है। ठीक है, और भी लेंगे अभी इस कैटेगरी का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड दर का मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम। ठीक है, आपको पता है हमारे पास में 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं। 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम है, आपको इसमें ये याद कर लेना है कि जो 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम है, इसमें से मोस्ट सिमेट्रिकल कौन है और मोस्ट अनसिमेट्रिकल कौन है। मोस्ट सिमेट्रिकल किससे बोलते हैं, मोस्ट सिमेट्रिकल का मतलब जिसके अंदर A = B = C हो, और अल्फा = बीटा अल्फा = बीटा गामा = 90 डिग्री, इसको बोलते हैं ये मोस्ट सिमेट्रिकल है। और मोस्ट सिमेट्रिकल जो सिस्टम है ये होता है हमारा क्यूबिक सिस्टम, ये आता है क्यूबिक सिस्टम। तो क्यूबिक के लिए अगर आपसे बोला जाता है कि मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम कौन सा है, तो आंसर दे देना बेटा मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम क्यूबिक होता है। अगर आपसे बोला जाए मोस्ट अनसिमेट्रिकल कौन सा है, तो मोस्ट अनसिमेट्रिकल होता है ट्राइक्लिनिक, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी इक्वल नहीं होता है। मोस्ट अनसिमेट्रिकल का मतलब कुछ भी इक्वल नहीं होगा। तो A ≠ B ≠ C, अल्फा ≠ बीटा ≠ गामा ≠ 90 डिग्री, इसको बोलते हैं मोस्ट अनसिमेट्रिकल, और ये होता है ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक इज द मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम। तो आपको ये याद कर लेना है, मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम क्यूबिक होगा, मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम ट्राइक्लिनिक होता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डिफेक्ट आर शोवन बाय AGBR। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है AGBR शॉर्टकी और फ्रेंकल दोनों डिफेक्ट बताता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के एग्जाम में, और ये 12th बोर्ड के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं। इसका मतलब आपसे बोला जा रहा है कि AGBR में कौन कौन सा डिफेक्ट होगा, तो इसमें एक तो शॉर्टकी डिफेक्ट होगा और सेकंड हमारा फ्रेंकल डिफेक्ट होगा। तो ए आंसर टिक कर देंगे, ए में देखा ना A and B बोथ। ठीक है, शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है, शॉर्टकी डिफेक्ट ये होता है कि आपका जो क्रिस्टल लेटिस है, उस क्रिस्टल लेटिस के अंदर वो जो भी आपका क्रिस्टल लेटिस है, उस क्रिस्टल लेटिस में से इक्वल नंबर में कटाइन और अनाइन अपना लेटिस पॉइंट लीव करके और क्रिस्टल को छोड़ के चले जाते हैं। दैट इज अ शॉर्टकी डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होगा कि एक आयन अपना लेटिस पॉइंट छोड़ देता है और उस लेटिस पॉइंट को लीव करके और वहीं कहीं इंटरसेल साइट में पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेता है। दैट इज अ फ्रेंकल डिफेक्ट। तो AGBR के अंदर ये दोनों डिफेक्ट पाए जाते हैं, इसलिए बोल दिया जाता है AGBR शॉर्टकी और फ्रेंकल दोनों टाइप के डिफेक्ट हमको बता देता है। क्लियर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को बोल दिया जाता है SCP। ये हमारे पास होता है SCP पैकिंग होती है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इसको बोल दिया जाता है SCP। देखिए फर्स्ट दर का कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, वैसे मैं आपको बता देता हूं कि जो SCP अरेंजमेंट होता है, SCP जो अरेंजमेंट है इसकी बात करें तो जो SCP है इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। नंबर 1 SCP अरेंजमेंट को बोल दिया जाता है, ये होता है AB टाइप अरेंजमेंट। AB टाइप अरेंजमेंट
एक तो इसको बोला जाता है ए बी टाइप अरेंजमेंट होता है, नंबर एक। सेकंड बात करें तो ये जो एससीपी है, एससीपी और सीसीपी दोनों की बात करें, ये तो एससीपी है ना, और एक होता है सीसीपी, सीसीपी को बोला जाता है एबीसी टाइप अरेंजमेंट। ये क्या एससीपी, इसको बोला जाता है एबी टाइप अरेंजमेंट। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 12 होता है। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर चाहे एससीपी हो या सीसीपी हो, दोनों का 12 होता है और दोनों की पैकिंग एफिशिएंसी 74% होती है। ये तो दोनों की सेम होती है, ठीक है। अब एबी नाम से पता लग रहा है एबी टाइप का अरेंजमेंट क्या हुआ, आपने फर्स्ट लेयर बनाई, फिर आपने सेकंड लेयर बनाई, फिर जो थर्ड लेयर बनेगी ना, थर्ड लेयर फर्स्ट को जैसे ओवरलैप कर रही है, लिखा ना ए बी फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड वापस ए आ गया, इसका मतलब फर्स्ट लेयर सेकंड थर्ड लेयर वापस फर्स्ट को ओवरलैप करेगी। तो अब आप क्वेश्चन के ऑप्शन पढ़िए। फर्स्ट लेयर का है, आपसे बोला गया कौन सा करेक्ट इनकरेक्ट है, नॉट ट्रू। फर्स्ट लेयर का है कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा, बिल्कुल सही बात है। इट हैज 75% पैकिंग एफिशिएंसी, ये भी सही है। नेक्स्ट लेयर का टेट्राहेड्रल वॉइड ऑफ द सेकंड लेयर आर कवर्ड बाय द स्पेयर ऑफ द थर्ड लेयर, ये बिल्कुल सही होता है, क्योंकि सेकंड लेयर के अंदर जो टेट्रा बनते हैं, जब थर्ड लेयर अरेंज करते हैं तो वो उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। डी दे रखा है इन दिस अरेंजमेंट स्पेयर ऑफ द फोर्थ लेयर आर एग्जैक्टली अलाइंड, नहीं, अब फोर्थ लेयर का एग्जैक्टली अलाइन नहीं होता, थर्ड लेयर का एग्जैक्टली अलाइन होगा, क्योंकि रिपीटेशन थर्ड से स्टार्ट हो रहा है ना, लिखा ना ए, तो रिपीटेशन तो थर्ड से हो गया ना, फोर्थ पे थोड़ी रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। फोर्थ में रिपीटेशन होता है सीसीपी में, हम बात करें एबी, हम बात करें एससीपी के बारे में, हम बात करें एबी टाइप स्ट्रक्चर के बारे में। तो कौन सा गलत हो गया, तो आंसर दिएंगे डी, इसका इनकरेक्ट बनेगा, डी इनकरेक्ट बन गया इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन, ये जो सॉलिड स्टेट होता है ना, सॉलिड स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब इसमें से कंफर्म एक क्वेश्चन तो 101% आता ही आता है, और इतना सिंपल क्वेश्चन आता है कि बच्चे ने अगर इस चैप्टर को एक बार कर भी रखा है ना, तो क्वेश्चन उसका कभी गलत नहीं होता, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा मैंने, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन स्क्वायर क्लोज प्लेट स्ट्रेच इन 2 डायमेंशन। आपसे बोला जा रहा है कि 2 डायमेंशन के अंदर जो स्क्वायर को क्लोज पैक स्ट्रक्चर है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो इसको आप ऐसे समझिए, इस स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताता हूं। ये से बनाते हैं, जैसे हमने क्या बोला, एक स्क्वायर की एक रो बना दी, ये रो बना दी, ये देखो बेटा, ये रो बना दी हमने, ये हमने एक रो बना दी। चलो जी हम सेकंड रो बना देते हैं, 2D में है तो एक ही लेयर बनानी है हमको, ये बना दी हमने, ये सेकंड रो हमने बना दी है। चलो जी हम थर्ड रो बना लेते हैं, ये हमने थर्ड रो बना दी है। इस टाइप से ये देखा जाए स्क्वायर जैसा बन रहा नहीं बन रहा। आप कोई भी एक एटम ले लीजिए, कोई भी एक स्पेयर ले लो। चलो जी हमने ये वाला स्पेयर ले लिया, ये जिस पर टिक लगा रखा है, आप देख सकते हैं ये जो स्पेयर है, इसके नियर बाय कितने स्पेयर जो इसके कॉन्टेक्ट में है। एक तो ये वाला स्पेयर हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इन सब के सेंटर को मिला दिया जाए, ये लीजिए सेंटर को मिला दिया, तो क्या ये स्क्वायर बन रहा नहीं बन रहा। तो इसी को बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर बना इसलिए इसको बोल दिया जाता है, ये पैकिंग जो बना ये हमारे पास है, ये जो पैकिंग बना इसी पैकिंग को बोलते थे हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और ये हमने 2 डायमेंशन के अंदर बना दिया। आपसे बोला कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब हमारा जो एक स्पेयर है उसको कितने आपस में कांटेक्ट में है, या उसके नियरेस्ट एटम कितने, या नियरेस्ट कितने स्पेयर सराउंडेड है। तो ये 4 से सराउंडेड है, इसलिए बोल दिया जाता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। तो आंसर देंगे इसके लिए सी, ये लीजिए सी आंसर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर दे दिया जाएगा इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हमने, A compound X4Y3 crystallizes with CCP structure, जिससे आपसे बोला जाए CCP FCC का मतलब एक ही होता है, और इसका मतलब होता है एक यूनिट सेल के अंदर हमने 4 की पैकिंग करी है। क्वेश्चन है, a compound X4Y3 crystallizes with CCP lattice of Y atom, what fraction of tetrahedral holes is occupied by X atom in it। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए हमसे बोला गया एक्स और वाई का कंपाउंड बना हुआ है। देखो बच्चों, एक्स और वाई का कंपाउंड बना हुआ है, एक्स और वाई का कंपाउंड बना हुआ है। आपको फॉर्मूला क्या दिया, x4y3 दिया ना, x4y3 का मतलब एक तरह से x कितना है और 4 है, और y कितना 3 है, हमको दे दिया गया। क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है, विद
विद सीसीपी लेटिस ऑफ वाई एटम, इसका मतलब इसने क्या बोला कि वाई एटम को आपने सीसीपी में रखा, तो वाई एटम को कहाँ रखा, सीसीपी, यानी एक तरह से वाई तो आपके 4 है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है वाई एटम को क्या रखा, सीसीपी स्ट्रक्चर के अंदर, इसका वाई आपके 4 है, ये वाई 4 है। तो एक काम करें, इस फॉर्मूले में वाई कितने नजर आ रहे हैं आपको, 3 नजर आ रहे हैं। अच्छा वाई अगर 4 होंगे तो ऑब्वियस सी बात है टेट्राहेड्रल वॉइड कितने बनेंगे, तो बोला था ना जितने की पैकिंग करते हैं उसके जस्ट डबल टेट्रा बनेंगे, तो टेट्रा कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। ठीक है, टेट्रा तो आपके 8 बनेंगे ना। तो देखो बच्चों, अब एक काम करते हैं, ये एक्स इसको देख के क्या पता लग रहा है कि y कितना है, 4 3 है ना, जबकि ये क्या बोल रहा है y कितना है आपका, y तो 4 दे रखा है, इसमें 3 है। तो एक काम करें, इस 3 को 4 बनाए, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखो इधर ये जो 4 है, इस 4 को हमने ऐसे लिख दिया, ये तो 4 तो है ही सही, 4:3 है ना, ये 4:3 है। मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ ये जो 3 है इसकी जगह यहाँ पर कितना आ जाए, 4 आ जाए। तो 4 आ जाए तो मैंने इसको क्या किया, 4/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 4/3 से किया, तो यार फिर इसको भी 4/3 से करना पड़ेगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना। रेशियो में समझ में आ गई बात यहाँ तक। आप अगर 3 से 3 कैंसिल कर दोगे तो क्या इसको इसे लिखा जा सकता है क्या, 16/3 ये दिखाई दे रहा है, बात वही है, रेशियो को चेंज कर रहे हैं। अच्छा 16/3 है ना, 16/3 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 16 को लिखा मैंने 8 into 2 ऐसे लिख दे, ये लीजिए। अरे बहुत ही शानदार क्वेश्चन बन गया। अब इसको देख के क्या पता लग रहा है, एक्स ये रेशियो किसका है, एक्स वाई का रेशियो है ना, इसका y अगर 4 है, y 4 का मतलब y तो सीसीपी में आ गया, और y अगर 4 है तो ऑब्वियस सी बात है आप मतलब सीसीपी अरेंजमेंट कर रहे हो, तो आपके टेट्राहेड्रल वॉइड कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। तो आपने x को वहां रखा 8 के 2/3 पर, तो ऐसे बोल सकते हैं ना कि हमारा जो x है ना उसने क्या किया, टेट्राहेड्रल वॉइड का 2/3 इस पर से ऑक्यूपाई कर लिया ना। आपसे ये तो पूछ रहा है ना x क्या ऑक्यूपाई करेगा, आंसर देंगे 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। मजेदार क्वेश्चन नहीं आ रहे तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द पैकिंग एफिशिएंसी इन डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल। अब आपको बता देते हैं पैकिंग एफिशिएंसी क्या क्या होती है। तो एक तो सिंपल है, एक बॉडी सेंटर्ड है, एक आपका होता है एफसीसी होता है। तो जो सिंपल क्यूबिक होता है, सिंपल क्यूबिक की बात करें, सिंपल क्यूबिक, एक तो सिंपल क्यूबिक होता है, सिंपल क्यूबिक आपको पता है सिंपल क्यूबिक में होगा क्या, सिंपल क्यूबिक के अंदर जैसे आपका एक क्यूब है, ये क्यूब है, ये आपने क्यूब बना रखा है। तो सिंपल क्यूबिक में होता क्या है, एटम जो होते हैं ना वो केवल और केवल, एटम जो है वो केवल और केवल उसके कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये लीजिए, अगर एटम ओनली कॉर्नर पे प्रेजेंट है, केवल और केवल कॉर्नर पे प्रेजेंट है, इस अरेंजमेंट को बोला जाए सिंपल क्यूबिक। ये सिंपल क्यूबिक हो गया, 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर पे 8 एटम रख दिया, सिंपल क्यूबिक। सेकंड हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड, ये लीजिए बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड में क्या करेंगे बच्चा, तो हमारा जो क्यूब है ये लीजिए, ये क्यूब हो गया, ये तो क्यूब हो गया हमारा। बॉडी सेंटर्ड में क्या काम करते हैं कि जो एटम है वो 8 कॉर्नर पे 8 एटम तो होंगे। ये लीजिए आपके 8 कॉर्नर है, तो 8 कॉर्नर पे 8 एटम तो हमें रखना ही है। ये लीजिए, ये हमने 8 कॉर्नर पे एक एटम रख दिया है, उसके अलावा एक एटम रखा जाएगा बॉडी के सेंटर पर, इसको बोला जाता है बॉडी सेंटर्ड। ठीक है, एक होता है हमारे पास फेस सेंटर्ड, तो फेस सेंटर्ड भी देख लेते हैं। फेस सेंटर्ड में होगा क्या, ये फेस सेंटर्ड की बात करें, ये हमने क्यूब बना दिया, ये क्यूब बना दिया। ये लीजिए हमने क्यूब बना दिया है, ये क्यूब हमारे पास है। ठीक है, अब इसमें एटम कहाँ रखेंगे, तो एटम इसमें रखा जाएगा, 8 कॉर्नर पे 8 एटम रखना है, वो तो सब में रखना होता है। 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर पे आपको 8 एटम रखना है, ये मैंने 8 कॉर्नर पे 8 एटम रख दिए हैं। उसके अलावा हमारे पास 6 फेस के सेंटर है, तो 6 फेस के सेंटर 1 2 3 4 4, और एक फेस आपका बनेगा 1 2 3 4, एक फेस आपका ये बैक साइड का बनेगा, और एक फेस आपका ये फ्रंट का बन जाएगा। ये लीजिए फ्रंट का बनेगा। 6 फेस के सेंटर पे हमने 6 एटम रख दिए। ठीक है, ये हो गया फेस सेंटर्ड। अब आपको ये पता लगाना है इसका पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगा। जो फेस सेंटर्ड है ये वैसे रिजल्ट डायरेक्ट याद करने होते हैं, कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो फेस सेंटर्ड का पैकिंग एफिशिएंसी होता है 74%।
बॉडी सेंटर्ड की बात करें तो जो बॉडी में सेंटर्ड है इसका पैकिंग एफिशिएंसी होता है 68%, और जो सिंपल क्यूबिक है इसका पैकिंग एफिशिएंसी होता है 52.4%। ये पैकिंग एफिशिएंसी है। आपसे बोला इसका पैकिंग एफिशिएंसी का ऑर्डर क्या होना चाहिए, तो आंसर क्या देंगे, अब आप खुद ही बता दीजिए। एफसीसी का पैकिंग एफिशिएंसी बीसीसी से ज़्यादा है और बीसीसी का सिंपल क्यूबिक से ज़्यादा है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर दिया जाएगा बी। ये इसका बी आंसर दे देंगे, ये बी आंसर आ जाएगा, 8th का बी आंसर दे देंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट चलिए। ये भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है और जो पहले वाला क्वेश्चन बताया 8th और 9th वाला जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में कई बार आए हुए हैं, मतलब इनको पूछते ही रहते हैं। 9th क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते रहते हैं। 9th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर कंस्टिट्यूटिंग एफसीसी बीसीसी एंड सिंपल क्यूबिक। यानी आपसे पूछा जा रहा है एक तरह से एज लेंथ पूछा जा रहा है, समझते हैं। देखो, और एज लेंथ हमको बतानी है इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ एटम। ठीक है, फर्स्ट क्या बोला इसने, एफसीसी बोला, एफसीसी बोल दिया इसने। ठीक है, एफसीसी का मतलब क्या हुआ, एफसीसी का मतलब एटम को कहाँ रखेंगे आप, एटम को आप रखेंगे ना, एटम को कहाँ रखेंगे, एक तो 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर पे 8 एटम रखेंगे, उसके अलावा आप 6 फेस के सेंटर पे 6 एटम रखेंगे। तो अपन एक काम करते हैं, कोई भी एक फेस ले लेते हैं, ये फेस हमने ले ली, सपोज एक फेस ये ले लेते हैं। हम पूरा क्यूब नहीं बना रहे, एक केवल फेस बना देते हैं। ये देखो, ये मैंने एक फेस बना दी, पूरा क्यूब नहीं बना के, और वो जो क्यूब है उसका एक फेस की बात करें तो फेस पे क्या बोला, एटम कहाँ रख रहे हैं आप, एक तो कॉर्नर पे रखा, तो ये लीजिए, ये कॉर्नर पे एटम आ गया आपके, ये कॉर्नर पे एटम आ गए, और एक एटम कहाँ रखे फेस के सेंटर, ये फेस का सेंटर आ गया, ये फेस का सेंटर आ गया। ऐसा करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि एटम का कांटेक्ट होगा अलोंग फेस डायगोनल, फेस डायगोनल, और फेस डायगोनल क्या होगा, तो फेस डायगोनल आपका होता है √2a, और इस फेस डायगोनल में क्या हुआ, एक तो सेंटर का एटम आ गया उसका तो डायमीटर होगा, और 2 कॉर्नर के एटम आ गए उनके रेडियस होगा, तो क्या √2 = 4r बनेगा। आपको क्या लाना है, आपसे क्या पूछ रहा है ये ए ना, तो a = देखा जाए तो a = क्या लिखा जाएगा, 4/√2 इंटू r, 4/√2। तो इसको सोल्व किया जाए तो a = आ रहा है 2√2 इंटू r, ये हमारे पास में ये तो आ जाएगा फेस सेंटर्ड के लिए। ठीक है जी, अब वैसे देखा जाए चार ऑप्शन को देखें तो 2√2r फर्स्ट में दे रखा है फर्स्ट नंबर पे, तो आंसर तो फर्स्ट दिखाई दे रहा है, ये फर्स्ट आंसर आ गया। फिर भी हम तो चेक कर लेते हैं। बीसीसी की बात करें, बीसीसी में क्या होगा, एटम का रखेंगे, 8 कोने पे 8 एटम होगा, एक एटम रखेंगे बॉडी के सेंटर पर, तो इसमें जो कॉन्टेक्ट होता है वो होगा अलोंग बॉडी डायगोनल, अलोंग बॉडी डायगोनल। चलो मैंने एक बॉडी डायगोनल ले लिया, बॉडी डायगोनल, ये बॉडी डायगोनल ले लिया, तो बॉडी डायगोनल के सेंटर पे एक एटम होगा, सेंटर पे एटम होगा, एक एटम का होगा इसके कॉर्नर पे होगा, ये कोने पे एटम होगा, और एक इस कोने पे एटम हो जाएगा। ये लीजिए ऐसे बना कर अरेंजमेंट, तो ये मेरा ये बन गया मेरा बॉडी डायगोनल, ये बॉडी डायगोनल हो गया। बॉडी डायगोनल की लेंथ होती है बेटा, बॉडी डायगोनल का लेंथ होता है √3 है, ये √3 है, तो √3 = क्या लिखेंगे आप, 4r। आपको a चाहिए तो a = क्या लिखा जाएगा, 4/√3 इंटू r, तो ये लीजिए 4/√3 इंटू r आ जाएगा। एक होगा सिंपल, तो सिंपल में क्या होता है, एटम कहाँ रखेंगे आप, केवल कॉर्नर पर, एटम केवल आपने कहाँ रखा, कोने पे, तो ये क्यूब है, ये जैसे मान लो क्यूब है। सिंपल क्यूबिक की बात करें, ये आपने क्यूब बना दिया, एटम कहाँ रखा, केवल कोने पे रखोगे ना, तो सपोज आपने एटम ऐसे रखा, एक इस एटम पे इस कोने पे रख दिया, और एक यहाँ रखेंगे, तो कोने के एटम एक दूसरे को कांटेक्ट में होंगे, और ये क्या होता है एज, तो a = कितना आ जाएगा आपका उसमें 2r, तो ये a = 2r आ जाएगा। तो आप ऑप्शन देख लीजिए, ये लीजिए आ रहा ना कि जो फेस सेंटर्ड है उसमें तो a = आ जाएगा 2√2r, जो बॉडी सेंटर्ड है उसमें a = आ जाएगा 4r/√3, और जो आपका सिंपल है उसमें a = आ जाता है 2r, a = ये 2r आ जाता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और 8th वाला क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आए हुए हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते रहते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द रेडियस आर ऑफ एटम फॉर्मिंग अ क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन अ गिवन फिगर इज, मतलब रेडियस दे रखा है, रेडियस जो है हमारे पास इसका रेडियस दे रखा है r = है
2 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ये लीजिए। आपसे बोला गया आपके पास एक रेडियस है, एक एटम जिसका रेडियस कितना है 2 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर है। आपने ये इस रेडियस के 4 एटम को अरेंज किया, तो आप देख सकते हैं एक ये वॉइड बना नहीं बना, तो ये पूछा जा रहा है इस वॉइड के अंदर आपसे पूछा जा रहा है मैक्सिमम रेडियस ऑफ एटम ऑक्यूपाई द ऑक्टाइडल वॉइड। ये जो ऑक्टाइडल वॉइड है इसके अंदर हम एक एटम को फिट करें, उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम रेडियस कितना होता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला बता देता हूं। ये होता है मैक्सिमम रेडियस ऑफ एटम which can fit in octahedral void। ऑक्टाइडल वॉइड में आपको एटम को फिट करना है तो उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम रेडियस कितना होगा, इसका लिए फॉर्मूला होता है 0.414 इंटू कैपिटल आर। यहाँ जो कैपिटल आर है वो क्या है, ये उस एटम का रेडियस है जिसको अरेंज करने से वो वॉइड बनता है। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 0.414 इंटू आर, और आर हमको दे रखा ना क्वेश्चन के अंदर 2 इंटू 10⁻⁸ ये आ जाएगा सेंटीमीटर में आंसर। इसको सोल्व करें तो आंसर हमारे पास आता है 8.28 इंटू 10⁻⁹ सेंटीमीटर। ये लीजिए, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ये था क्वेश्चन हमसे ऑक्टाइडल वॉइड का बना दिया, तो ऑक्टाइडल वॉइड है तो इसका आंसर दिया 0.414। अगर ये क्वेश्चन आता टेट्राइडल वॉइड का या फिर क्यूबिक वॉइड का, तो क्यूबिक वॉइड के अंदर आता है 0.732, और जो टेट्राइडल वॉइड है इसमें आता है 0.2। तो ऐसे करके क्वेश्चन को सोल्व कर लिया जाता है। ठीक है, ये लीजिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है इन अ कंपाउंड एटम्स ऑफ एलिमेंट y, इन अ कंपाउंड एटम्स ऑफ एलिमेंट y फॉर्म CCP लेटिस। y ने CCP बनाया, तो y ने CCP बनाया, ये लीजिए y अगर CCP लेटिस में बना रहा है यानी y नंबर ऑफ एटम हमारे पास 4 है, एंड दोज ऑफ एलिमेंट x ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टेट्रा। देखो इसका मतलब ये हुआ आपने y4 है, इसका आप 4 की पैकिंग कर रहे हो। मैंने आपसे बोला था जितने की पैकिंग करते हैं उसके जस्ट डबल बनेंगे, उसके जस्ट डबल बनते हैं टेट्राइडल वॉइड। तो टेट्राइडल वॉइड हमारे पास 8 है, और आपसे क्या बोला x को कहाँ रखा जा रहा है, x को रखा जा रहा है टेट्रा के 2/3 पर। टेट्रा कितने 8, इसका 2/3 निकाल लेते हैं, 8 का 2/3 निकाल लिया, 8 का 2/3 ये लीजिए, ये बन गया 16/3 आ जाएगा। तो आपसे पूछा गया कंपाउंड क्या बनेगा, तो आप क्या करें x और y का रेशियो निकालेंगे ना, तो ये बन जाता है 16/3⁴। इसको सोल्व करें तो बेटा ये आ जाता है 4/3⁴ आ जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 4:3 आंसर देंगे x4y3। x4y3 इसका आंसर आ जाएगा। आप ऑप्शन चेक करिए, x4y3 ए आंसर देंगे ना इसके लिए, ये आंसर आ जाएगा x4y3। ठीक है, x4y3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल सिस्टम हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रेविस्लेटिस। आपसे पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रेविस्लेटिस किसके अंदर होगा। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रेविस्लेटिस किसके अंदर होता है, तो ब्रेविस्लेटिस आपको बता देते हैं कि हमारे जो 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं, 7 टाइप के जो क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं, 7 टाइप के जो क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं उसके अंदर हमारे जो यूनिट सेल है 4 यूनिट सेल है। कौन कौन सी, एक तो होती है सिंपल यूनिट सेल जो होती है ना, यूनिट सेल कौन कौन सी होती है, यूनिट सेल के बारे में बता देता हूं कि यूनिट सेल जो है आपकी, यूनिट सेल जो है एक तो होता है सिंपल यूनिट सेल, एक तो होता है सिंपल यूनिट सेल, एक तो सिंपल होता है, एक होता है आपके पास में बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, एक आपके पास होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, और एक और होता है जिसको बोला जाए एंड सेंटर्ड या थी एंड सेंटर्ड। ठीक है बच्चों, एक बात बता देते हैं कि जो ये जो 4 टाइप की जो यूनिट सेल होती है ना, हमारा जो
7 क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं, उसमें से एक अकेला ऑर्थोरोम्बिक जो सिस्टम है, एक अकेला ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर चारों टाइप की यूनिट सेल पाई जाती है। तो इसके अंदर एक तरह से 4 ब्रेविस लेटिस होते हैं, बाकी किसी के अंदर 4 नहीं होते हैं। इसका मतलब इसका आंसर दिया जाएगा सी ऑर्थोरोम्बिक। और आप इसको ऐसे भी याद कर लीजिए, आप इसको ऐसे भी याद कर लीजिए कि हमारे जो 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं, हमारे जो 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम है उसके अंदर ऑर्थोरोम्बिक एक अकेला ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर चारों टाइप की यूनिट सेल प्रेजेंट होती है। इसलिए इसने बोला ना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रेविस लेटिस किस में होता है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रेविस लेटिस होता है ऑर्थोरोम्बिक के अंदर, वो भी होता है 4। और टोटल जो ब्रेविस लेटिस है ये होते हैं, याद है टोटल ध्यान है आप लोगों को, ये होता है 14। ठीक, तो टोटल ब्रेविस लेटिस 14 होता है और इसके अंदर तो 4 होता है, बाकी सबके अंदर डिवाइड करें तो मैक्सिमम 4 ऑर्थोरोम्बिक के अंदर ही होता है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है, देखिए स्क्रीन पर है, यूनिट सेल ऑफ डायमंड इज मेड अप ऑफ। ये डायमंड की यूनिट सेल का क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ऑप्शन देखें पहले तो। ऑप्शन गिवन है, ए दे रखा है 6 कार्बन एटम, 4 एटम मेक CCP लेटिस एंड 2 एटम ऑक्यूपाई हाफ ऑफ द टेट्राइडल वॉइड। ये दे रखा आपको। ठीक है, सेकंड गिवन है 8 कार्बन एटम एंड 4 एटम फॉर्म CCP लेटिस एंड 4 एटम ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाइडल वॉइड। ठीक है, नेक्स्ट आपको दे रखा है 8 carbon atom, 4 atom constitute FCC lattice and 4 atom occupy half of the tetrahedral void। ठीक है, और 12 carbon atom and 6 atom form CCP lattice और 8 atom occupy all tetrahedral void। अब इसको समझा देता हूं। देखिए, सबसे पहले तो हमको डायमंड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा बनाते हैं। तो डायमंड के स्ट्रक्चर की बात करें तो डायमंड के लिए बोला जाता है डायमंड हैज, डायमंड के बारे में बता देता हूं मैं आपको। डायमंड हैज FCC लेटिस, FCC स्ट्रक्चर। डायमंड हैज FCC स्ट्रक्चर विद 4 more carbon atom that are found to be present in alternate टेट्राहेड्रल वॉइड। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है देखो डायमंड का। डायमंड के स्ट्रक्चर ये बोला जाता है कि डायमंड का स्ट्रक्चर स्पेशल स्ट्रक्चर है। नंबर 1 तो इसका FCC स्ट्रक्चर होता है, और उसके लिए क्या बोलता है, इसके अंदर भाई FCC है, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, 4 एटम की पैकिंग करोगे। 4 एटम की पैकिंग करेंगे तो टेट्रा कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। उसने क्या बोला, 8 पे अल्टरनेट पे फिर कार्बन रखना है, तो 8 का अल्टरनेट कितना हुआ, तो 8 का अल्टरनेट तो 4 आएगा ना। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है, अगर हम इसमें देखें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, अगर हम ये देखें वो जो डायमंड की यूनिट सेल है उसके अंदर एक यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, तो 4 एटम तो FCC की वजह से होंगे, प्लस आप क्या कर रहे हैं, अल्टरनेट रख रहे हैं ना, तो वो भी कितने होंगे 4, तो ये बन जाएगा 8। तो ध्यान रखें कि डायमंड की जो एक यूनिट सेल होती है उसके अंदर एटम होते हैं 8, नंबर 1, ये ध्यान रख लेना। दूसरी पॉइंट, अगर हम डायमंड का एफिशिएंसी निकालें, इसका पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं तो ये आ जाता है 34%, ये 34% आता है। और इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आता है 4 कोऑर्डिनेशन नंबर आता है। अब आप क्वेश्चन को देख लीजिए, इसने क्या पूछा आपसे, नंबर ऑफ एटम की बात करा तो आंसर क्या देंगे, 8 एटम है। अब 4 तो इसके FCC में प्रेजेंट है और 4 हाफ ऑफ द टेट्रा, इसका आंसर सी टिक कर देंगे, सी आंसर आ जाएगा। डायमंड का जो क्वेश्चन है एग्जाम में 2 बार आ चुका है, ठीक है, तो ध्यान रख लेना। डायमंड में क्या ध्यान रखना है, डायमंड की एक यूनिट सेल के अंदर 8 कार्बन एटम होते हैं, उसमें से 4 तो लेटिस पॉइंट FCC भी होंगे और 4 एटम उसके अल्टरनेट टेट्राहेड्रल में प्रेजेंट होते हैं, नंबर 1। दूसरा ध्यान रख लेना, डायमंड की जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो 34% होती है, 34% होती है। वैसे इस क्वेश्चन में तो नहीं दे रखा, पर
हमने आपको डायमंड की पूरी कहानी सुना दी है, और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो लिखा जाता है 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, in a crystalline solid anion C are arranged in cubic close packing। इसका मतलब अनाइन जो C है ना, अनाइन C, इसका क्यूबिक क्लोज पैकिंग बना दिया CCP। CCP का मतलब आपके एक यूनिट सेल के अंदर 4 अनाइन 4 C की आपने पैकिंग करी। जैसे आपसे बोला जाए CCP पैकिंग FCC, इसका मतलब हमने 4 का अरेंजमेंट कर दिया। इसका मतलब C हमारे 4 है, या ऐसे बोल सकते हैं 4 की पैकिंग कर रहे हैं, ये हमारा C बन गया। आगे देखिए, कटाइन ए ऑक्यूपाई 50% ऑफ टेट्रा। आपको मैंने बोल दिया है जितने की पैकिंग करते हो, जितने की पैकिंग करते हो उसके डबल बनेंगे टेट्रा, और उतने के उतने बनेंगे ऑक्टा। इसका मतलब हमारे पास टेट्राइडल वॉइड कितने 8 है। अब आपसे क्या बोला, ए को कहाँ रख रहे हैं, ए रखा जाएगा 50% ऑफ टेट्रा, ए को कहाँ रखा 50% ऑफ टेट्रा, टेट्रा का 50%, टेट्रा कितने 8 है, 8 का 50% निकाल लिया, 8 का 50%, इसका मतलब ये 4 जगह ए को रखेगा, ये तो 4 आ गया। अब बी के लिए क्या बोल रहा है, बी को कहा रखा आपने 50% ऑफ ऑक्टा, ऑक्टा कितने हैं, ऑक्टाइडल वॉइड आपके 4 है, तो 4 का 50% निकाल दिया, ये लीजिए इसका 50% ये आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, हमको फॉर्मूला बताना है, तो ए बी और सी का अगर रेशियो देखें, ए मेरे पास गिवन है 4, बी गिवन है 2 और ये गिवन है 4, तो इसको लिखा जा सकता है ना, ये बन जाता है एक तरह से, ये बन जाएगा आपके पास में 2 1 2 1 2, यानी इसका आंसर दे दिया जाएगा A2BC2, A2BC2 इसका आंसर दिया जाएगा। ऑप्शन चेक कर लीजिए, A2BC2 इसका आंसर देंगे सी, इसी आंसर दिया जाएगा A2BC2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ एटम प्रेजेंट इन FCC यूनिट सेल ऑफ मेटल। आपको पता है FCC की जो एक यूनिट सेल होती है उसके अंदर नंबर ऑफ एटम होते हैं 4, नंबर ऑफ एटम इन FCC यूनिट सेल, FCC एक यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, आपसे क्या बोला गया, अच्छा वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ एटम, एटम का वॉल्यूम क्या लिखते हो, स्फेरिकल है, तो क्या इसको आप 4/3 पाई आर क्यूब नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब आपके पास नंबर ऑफ एटम कितना है, 4 है, तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम, तो क्या काम करें, 1 एटम का वॉल्यूम को नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करें, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाता है 16/3 पाई आर क्यूब। ये लीजिए आंसर 16/3 पाई आर क्यूब, इसका आंसर डी आंसर दे देंगे, 15 का आंसर डी दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ले लिया है 8 कोऑर्डिनेशन नंबर। चलो पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो जैसे आपको पता है NaCl का जो स्ट्रक्चर होता है ना, NaCl का जो NaCl का स्ट्रक्चर है, इसका NaCl के अंदर इसका कोऑर्डिनेशन होता है 6 एक हमने ले लिया सीजियम क्लोराइड, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8 ये कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। देखो आप जानते हैं कि जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है ना, ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उस पर टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट होता है। जैसे NaCl की बात करें तो NaCl का जो स्ट्रक्चर है उसका कोऑर्डिनेशन में 6 तो होता है ना। अगर हम NaCl के क्रिस्टल पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो बन जाएगा 8 ऐसे बोल सकते हैं कि NaCl टाइप क्रिस्टल है, अगर आप इस पर प्रेशर अप्लाई करोगे तो सीजियम टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगा, और सीजियम टाइप स्ट्रक्चर है अगर आप इसको 760 केल्विन पर हीट करोगे ना तो इसका स्ट्रक्चर NaCl टाइप बढ़ जाता है। तो कुल मिला के बात ये, अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं, देखो अगर आपने प्रेशर इंक्रीज किया तो कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होगा, और अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज हो जाएगा। दिख रहा है ना, अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे 6 से 8 पे चले गए, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे 8 से हम 6 पे आ गए ना, तो ये स्ट्रक्चर होता है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, 8 को 6 में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब क्या करें, तो आंसर क्या देंगे, टेम्परेचर इंक्रीज कर दे, तो बी आंसर दिया जाएगा ना, इंक्रीजिंग टेम्परेचर। याद कर लेना, अच्छा पॉइंट है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट इज इंडिकेटेड इन द डायग्राम गिवन बिलो। एक डायग्राम दे रखा है, आपसे बोला जा रहा है इसमें कौन सा डिफेक्ट है। डायग्राम को ध्यान से देखो तो देख के लग रहा है कि यहां से जैसे हमारा एक Na+ गायब हो गया, ठीक है, एक Na+ चला गया, यहां से देख के क्या आ गया, Cl- गया, यहाँ से भी हमारा Cl- चला गया, यहाँ से हमारा Na+ चला गया। इसमें देख के पता नहीं लग रहा, 2 Na+ और 2 Cl- चले गए, इसका मतलब इक्वल नंबर में कटाइन और अनाइन मिसिंग है। और जब कभी भी ऐसा होता है इक्वल नंबर में कटाइन अनाइन मिसिंग हो, वहां डिफेक्ट होता है शॉर्ट की डिफेक्ट, इसलिए आंसर दिया जाएगा बी, शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होता है? शॉर्ट की डिफेक्ट के अंदर होता क्या है कि आयन इक्वल नंबर ऑफ आयन, इसका मतलब इक्वल नंबर कहें या ऐसे बोल सकते हैं पेयर में कटाइन अनाइन, मतलब जैसे 2 कटाइन है तो 2 अनाइन होगा, 1 कटाइन है तो 1 अनाइन होगा, ऐसे बोला जा सकता है। इक्वल नंबर ऑफ कटाइन एंड अनाइन आर मिसिंग फ्रॉम देयर लेटिस पॉइंट, यानी उसका जो भी लेटिस पॉइंट है वहां से इक्वल नंबर में कटाइन और अनाइन अपना लेटिस पॉइंट लीव करके और चले जाते हैं, इसको बोला जाता है शॉर्ट की डिफेक्ट। फ्रेंकल में क्या होता है? फ्रेंकल डिफेक्ट के अंदर आयन जो है ना, आयन आयन अपना लेटेस्ट पॉइंट लीव करेगा और क्रिस्टल को छोड़ के नहीं जाएगा, लेटेस्ट पॉइंट लीव करके और उसी क्रिस्टल के अंदर किसी न किसी इंटरसेल साइट में जाके बैठ जाता है, उसको बोला जाता है फ्रेंकल डिफेक्ट। पर यहां पर क्या हो रहा है, आयन अपना लेटेस्ट पॉइंट लीव करके और क्रिस्टल को छोड़ के चला गया, दैट इज द शॉर्ट की डिफेक्ट। आंसर दिया जाएगा शॉर्ट की डिफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ये लीजिए क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट 18 नंबर। 18 क्वेश्चन है, हाउ मेनी यूनिट सेल आर प्रेजेंट इन अ क्यूबिक शेप आइडियल क्रिस्टल ऑफ NaCl ऑफ 1 ग्राम, ठीक है, ये पूछा जा रहा है हमसे। आप शायद ये जानते होंगे कि NaCl की जो 1 यूनिट सेल होती है इसके अंदर 4 फॉर्मूला यूनिट प्रेजेंट होती है। इसको लिख सकते हैं 1 यूनिट सेल ऑफ NaCl, 1 यूनिट सेल ऑफ NaCl कंटेन्स 4 फॉर्मूला यूनिट। NaCl का जो 1 यूनिट सेल होता है, NaCl का जो 1 यूनिट सेल होता है, आप शायद जानते होंगे कि जो NaCl की यूनिट सेल होती है, NaCl का जो यूनिट सेल होता है ना, ये NaCl का जो यूनिट सेल होता है, इस यूनिट सेल के अंदर हम जो Cl- आयन है, इसमें जो Cl- आयन है, Cl- आयन को रखते हैं CCP अरेंजमेंट में। CCP का मतलब ईच कॉर्नर एंड ईच फेस सेंटर, और जो हमारा Na+ आयन होता है, Na+ आयन को रखा जाता है ऑल ऑक्ट्राहाइड्रल पे रख के, और इस टाइप से अरेंजमेंट बना लिया जाता है, ठीक है। तो हमने ये जब अरेंजमेंट बनाया तो पता लगा NaCl का जो 1 यूनिट सेल होती है उसके अंदर 4 Na+ आयन होंगे, 4 Cl- आयन होंगे, इसका मतलब 4 फॉर्मूला यूनिट होगी। आपको पता है एक फॉर्मूला जो यूनिट होती है उसका मास होता है 58.5 mu, तो 4 फॉर्मूला यूनिट का मास क्या होगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं मास ऑफ 1 यूनिट सेल ऑफ NaCl। NaCl के 1 यूनिट सेल का मास क्या होगा, तो उसमें 4 फॉर्मूला यूनिट है तो लिख देंगे ना 4 इंटू 58.5, ये तो होगा AMU के अंदर, ये तो AMU में होगा ना, ठीक है। जो AMU है इसको ग्राम में चेंज कर दे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 58.5, AMU को हमने ग्राम में चेंज कर दिया, ठीक है, ग्राम में चेंज किया तो ये बन जाता है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, ये लीजिए इतने ग्राम हो गया। या ऐसे बोल सकते हैं इतने ग्राम के अंदर 1 यूनिट सेल है, रिवर्स करके लिख दे, ऐसे लिख सकते हैं ना, नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 4 इंटू 58.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम ऑफ NaCl इक्वल टू 1 यूनिट सेल, ये लिखोगे ना। तो आपसे बोला जा रहा है नंबर ऑफ यूनिट सेल निकाले, वो भी किसके अंदर 1 ग्राम में क्या होनी चाहिए, तो 1 ग्राम में कितना यूनिट सेल होगा बताइए बेटा, तो इस ये 1 अपॉन कर दो, ये बन जाएगा 1/4 इंटू 58.5 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 यहाँ तक आ जाएगा। या इसको सोल्व करें, इसको सोल्व करें तो ये हमको दे देता है 2.57 इंटू 10⁻21, ये सोल्व कर लीजिए। इसका मतलब इतने नंबर ऑफ यूनिट सेल हमारे पास प्रेजेंट होगी। ऑप्शन चेक करें, आंसर आएगा
फर्स्ट ए आंसर दे देंगे, इसके लिए आंसर देंगे। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीजियम ब्रोमाइड हैज BCC स्ट्रक्चर विद एज लेंथ 4.3, शॉर्टेस्ट इंटरआयनिक डिस्टेंस इन बिटवीन सीजियम एंड ब्रोमाइड आयन। पहले बात तो ये बता देते हैं, आपसे बोला गया सीजियम जो ब्रोमाइड है इसका BCC स्ट्रक्चर है, तो हम इसे बोल सकते हैं BCC अगर स्ट्रक्चर है ना तो BCC है, तो इसमें होगा क्या, जैसे मान लो ये का बॉडी डायगोनल है, ये बॉडी डायगोनल है, तो इसमें होगा क्या, इसका जो सीजियम आयन होगा, देखो बेटा ये जो सीजियम आयन है, सीजियम आयन तो इसके बॉडी के सेंटर पे होता है, और जो Cl माइनस आयन होता है, ये जो Cl माइनस आयन है, तो Cl माइनस आयन एक तो इस कोने पे होगा और एक इस कोने पे होगा, ऐसे होता है इसका अरेंजमेंट। Cl माइनस, अच्छा Br माइनस है, ये Br माइनस आयन, ये Br माइनस आयन होगा, ये भी Br माइनस आयन होगा। ये क्या हुआ, ये बॉडी डायगोनल हुआ। आप जानते हैं बॉडी डायगोनल क्या होता है, √3a होता है, ये तो बॉडी डायगोनल हो गया। इसके अंदर क्या रहा है, सीजियम आयन का डायमीटर और Br का डबल का रेडियस, तो लिख सकते हैं ना 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ कटाइन प्लस रेडियस ऑफ अनायन, ये अरेंजमेंट आ गया इसके लिए। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, इंटरआयनिक डिस्टेंस, इसका मतलब क्वेश्चन के अंदर हमसे R प्लस R माइनस ही बोला जा रहा है, ये लिखा जाता है √3/2 इंटू 2 लिखोगे ना, वैल्यू पुट करें √3 इंटू 2, ये तो √3/2 इंटू a, और एक क्वेश्चन के अंदर दे रखा आपको 4.3, आप इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाता है 3.72, आंसर ए दिया जाएगा 3.72, इसका आंसर आ जाएगा 3.72। ठीक है, ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लीजिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है एज लेंथ ऑफ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल इज 508 पिकोमीटर इफ रेडियस ऑफ कैटाइन इज 110 रेडियस ऑफ अनाइन। अब इसने बोला फेस सेंटर्ड, ये फेस सेंटर्ड बोल दिया। ठीक है, फेस सेंटर्ड जैसे NaCl का स्ट्रक्चर होता है ना, वो भी फेस सेंटर्ड ही है, तो फेस सेंटर्ड में होता क्या है देख लीजिए इधर, ये फेस जैसे NaCl ले लेते हैं, ये मैंने एक फेस बना दिया, ये फेस बना दिया, केवल एक फेस बना रहे हैं। ठीक है, अब एक फेस पे क्या होगा पता है, Na+ जो आयन है वो कहाँ होता था, ऑक्टाइडल वॉइड पर, तो ऑक्टाइडल होता है ना एज के सेंटर, ये Na+ था, ये आपका Na+ हो गया, और कोने पे कौन है Cl-, ये Cl- हो गया, ये Cl- हो गया, ये Cl-, इसको देख के पता नहीं लग रहा, ये एक एज जो है ना ए में क्या आ रहा है, ये तो आ रहा है 2R+ प्लस R-, ये तो होगा। ठीक है, ये तो क्वेश्चन में दे रखा है आपको, जो ए है ना, ए का वैल्यू ए जो है, ए की वैल्यू की बात करें, ए क्या दे रखा आपको, ए आपको दे रखा 508 इक्वल टू क्या लिखोगे आप 2 टाइम्स ऑफ, और रेडियस किसका दे रखा देख लीजिए, रेडियस ऑफ कटाइन दे रखा 110, रेडियस ऑफ कटाइन है 110, आपसे पूछा जा रहा है रेडियस ऑफ अनाइन, आप इसको सोल्व करके रेडियस ऑफ अनाइन निकाल सकते हैं, ये आ रहा है 144 पिकोमीटर, रेडियस ऑफ अनाइन 144 पिकोमीटर, ये लीजिए सी आंसर देंगे 144 पिकोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, सॉलिड AB हैज NaCl टाइप स्ट्रक्चर, और आपको पता है NaCl जो स्ट्रक्चर है NaCl का FCC स्ट्रक्चर होता है, FCC ये होता है FCC स्ट्रक्चर है, जो अब तो बिल्कुल सेम बन गया है, तो इसमें भी रिलेशन वो आएगा ना, इक्वल टू क्या लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ R++ R-, ये लीजिए, बस आपको ये पता होना चाहिए NaCl का FCC स्ट्रक्चर है, अदरवाइज आपसे क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। ए की बात करें तो ए कितना दे रखा है, ए हमको दे रखा है 580.4 पिकोमीटर इक्वल टू 2R+, रेडियस ऑफ कटाइन दे रखा है 100, आपसे बोला गया रेडियस ऑफ अनाइन, ये रेडियस ऑफ अनाइन निकालना है, इसको सोल्व करके बेटा जी रेडियस ऑफ अनाइन निकाल लेते हैं, तो रेडियस ऑफ अनाइन आ रहा है 190.2 पिकोमीटर, ये लीजिए आंसर देंगे ए आंसर आ जाएगा इसके लिए 190.2 पिकोमीटर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 22 पे देखें, क्वेश्चन नंबर 22 बेटा हमको दे रखा है, नंबर ऑफ एटम, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, नंबर ऑफ एटम इन 100 ग्राम, नंबर ऑफ एटम इन 100 ग्राम ऑफ FCC क्रिस्टल विद डेंसिटी
10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक एंड एज लेन 200 पिकोमीटर इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब से पूछा जा रहा है नंबर ऑफ एटम इन 100 ग्राम, डेंसिटी का क्वेश्चन है। डेंसिटी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले हम डेंसिटी का फॉर्मूला लिखें, तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इक्वल टू होता है जेड इंटू एम। जेड होता है नंबर ऑफ एटम इन 1 यूनिट सेल, एम होता है एटॉमिक मास अपॉन एन ए इंटू यहाँ पर ए क्यूब लिख दिया जाता है और ये आ जाता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक के अंदर। डेंसिटी डेंसिटी हमको 10 गिवन है, डेंसिटी 10 दे रखा है, इसकी जगह 10 रख दिया, इक्वल टू जेड नंबर ऑफ एटम FCC है, तो नंबर ऑफ एटम हमारे पास 4 आ गया। मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, एटॉमिक मास निकाल रहा हूँ, एटॉमिक मास Na की वैल्यू पुट कर देता हूँ 6.62 इंटू 10 टू पावर 23, ये हमारे पास Na आ गया इंटू ए क्यूब। पता है यहाँ डेंसिटी किस में लिया, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक में लिया, तो जो ए है ना एज लेंथ, इसको भी हमको लेना पड़ेगा सेंटीमीटर के अंदर। आपको ए कितना दे रखा क्वेश्चन के अंदर, ए आपको दे रखा 200 पिकोमीटर। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 200 पिकोमीटर है, तो 2 इंटू 10 टू पावर -8 की सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो ए लिखा गया हमने 2 इंटू 10 टू पावर -8, ये बनेगा सेंटीमीटर, इसका हमने ये क्यूब कर दिया और क्यूब करके हम यहाँ से एम निकाल लेते हैं। एम हमारे पास आ रहा है 13.24, ये आ जाएगा एमयू, यानी एटॉमिक मास आ गया 13.24। एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास का मतलब ये हुआ ना, इसका मतलब ये हुआ, अगर 13.24 एमयू इसका एटॉमिक मास है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं 13.2 ग्राम के अंदर 1 मोल एटम होंगे यार। अरे ये लिखोगे ना, ऐसे लिखेंगे ना, 13.2 ग्राम, 13.2 ग्राम कंटेन्स 6 इंटू 10 टू पावर 23 एटम, ये तो मतलब हुआ इसका। आपसे क्वेश्चन में ये तो पूछ रहा है ना कि 100 ग्राम में एटम कितने होंगे, तो 100 ग्राम में एटम कितने होंगे। अब तो मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बन गया, तो लिख सकते हैं 6 इंटू 10 टू पावर 23, इसको डिवाइड किया हमने 13.24 से और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 13.24 मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, हमारे पास में इतने नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे। ठीक है, अब इसको सोल्व करके देखें तो ये हमको देता है, ये हमारे पास आता है 0.5 इंटू 10 टू पावर 25 एटम। ये लीजिए, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इसका आंसर आ रहा है, ये बी आंसर देंगे इसके लिए, ये बी आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 23 क्वेश्चन है, if Z is the number of atom in a unit cell that represent the closest packing sequence ABC, the ABC का मतलब वही CCP, the number of tetrahedral void। अरे यार ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे बोला था ना जितने एटम की पैकिंग करोगे, ये जो क्लोज पैकिंग होती है ना, क्लोज पैकिंग जो होती है ना CCP SCP, तो बोला गया था आपसे कि जितने एटम की पैकिंग करोगे, उसके जितने एटम की पैकिंग करेंगे उसके जस्ट डबल बनेंगे टेट्रा, उतने कितने बनेंगे ऑक्टा। हम कितने एटम की पैकिंग कर रहे हैं, जेड एटम की पैकिंग कर रहे हैं, तो टेट्रा कितने बनेंगे, तो टेट्रा तो डबल बनेंगे ना, आंसर देंगे 2Z हमारे टेट्रा बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ये आईटी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया था। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं। दे रखा है आपको, द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ द 2 डायमेंशनल स्क्वायर यूनिट सेल, एक स्क्वायर यूनिट सेल बना रखा है, आपसे बोला गया इसका 2D के अंदर क्लोज पैकिंग या पैकिंग एफिशिएंसी कितना होगा। ठीक है जी, देखिए आपको ये जो स्क्वायर है ना, इसका एज दे रखा है एल, ये एल आपको दे रखा है, एल आपको दे रखा है। तो सबसे पहले देखें भाई इसके इस डायगोनल को देखें, ये डायगोनल देखो बच्चों, ये डायगोनल, हम इस डायगोनल की लेंथ देखना चाह रहे हैं, डायगोनल कितना होगा। तो इस डायगोनल के अंदर क्या हो रहा है, सेंटर का एक एटम आ गया, इसका तो डायमीटर आ गया, इसका रेडियस, इसका रेडियस, तो हमें से बोल सकते हैं इसका जो डायगोनल है, डायगोनल इसके लिख सकते हैं 4R होगा। डायगोनल कितना होगा, 4R होगा। अब 4R क्या होगा, ये लिखें, ये क्या बनेगा एल स्क्वायर। तो डायगोनल अगर देखें तो डायगोनल हमारे पास ये आ जाएगा और √2L, ये √2L आ जाएगा। यहाँ से हम L की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो L इक्वल टू हमारे पास आ जाता है 4R अपॉन √2। बेटा जी 4R अपॉन √2 ये आ गया। ठीक है, अब हम इसका एरिया निकाल लेते हैं, टोटल एरिया। टोटल एरिया स्क्वायर का एरिया होता है ना, स्क्वायर है ना, तो इसका L का स्क्वायर बन जाएगा ना, तो एरिया क्या आएगा,
एल स्क्वायर करें तो ये बनेगा इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये बन जाता है 8r², ये 8r² आ गया। ठीक है, अब हम ये देखें ये हमको जो पैकिंग दे रखी है इसके अंदर इस स्क्वायर के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम है, अब हम देखना चाह रहे हैं। अब हम देखना चाह रहे हैं नंबर ऑफ स्फीयर इनसाइड द स्क्वायर। ये जो स्क्वायर बना के दे रखा है, इस स्क्वायर के अंदर ये जो स्क्वायर है इसके अंदर कितने नंबर ऑफ स्फीयर दे रखे, कितने नंबर ऑफ एटम दे रखे। तो आप देख सकते हैं एक तो सेंटर वाला हो गया, तो सेंटर का तो पूरा का पूरा अंदर घुसा हुआ है। उसके अलावा ये जो 4 कॉर्नर वाले दिखाई दे रहे हैं, तो एक का तो 1/4 ही अंदर जा रहा है, तो क्या लिखा जाएगा, क्या 4 × 1/4 करें, इसका मतलब एक तरह से इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो स्क्वायर बना के दे रखा है ना, इस स्क्वायर के अंदर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम हमारे पास में 2 है। ठीक है, अब हम देखें एरिया ऑफ ईच स्फीयर। एक स्फीयर स्फेरिकल है ना, तो एक का एरिया कितना होगा, एक का एरिया तो होगा πr²। अरे 2D है तो सर्कल π² होगा। अब हमारे पास 2 है तो टोटल कितना एरिया हो गया, टोटल एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का टोटल, स्फीयर ने कितना टोटल एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है, तो ये बन जाएगा ना 2πr² ही आ जाएगा। हमको पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी होती है। पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, टोटल एरिया ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर, तो वो तो क्या है 2πr² अपॉन क्या लिखोगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, और वो हमने निकाला था ना, वो क्या आया था 8, ये ना 8r²। टोटल एरिया हमारे पास क्या था 8r²। इसको सोल्व करें तो ये बन जाता है π/4। π/4 को सोल्व करें तो 0.785 आंसर देंगे 78.5%। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो आंसर देंगे इसके लिए 78.54%, ये इसका आंसर देंगे, डी आंसर दिया जाएगा इसके। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सोडियम मेटल क्रिस्टलाइजेज इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस विद एज लेंथ। एज लेंथ आपको दे रखा है, ए गिवन है, ए गिवन है आपके पास में 4.29 एंगस्ट्रॉम की दे रखा है। इसने क्या बोला, बॉडी सेंटर्ड आपको आना चाहिए। बॉडी सेंटर्ड में ए और आर के बीच में रिलेशन क्या होगा, बहुत ही सिंपल तरीका है। बॉडी सेंटर्ड में कॉन्टेक्ट बॉडी के डायगोनल के अलोंग होता है। ठीक है, और आपको ये भी याद होगा एक एटम तो सेंटर में होगा, एक एटम यहाँ होगा, एक एटम यहाँ होगा, तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया √3। ये तो लिखते हो √3, ए इक्वल टू आ जाता ना 4r। ठीक है, हमको लाना क्या, आर लेकर आना है, तो आर इक्वल टू क्या लिखा जाएगा √3a/4। √3 को हमने ये √3 कर दिया इंटू ए आपको कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 4.29, लीजिए 4.29/4 सोल्व करें तो आंसर आ जाता है 1.86 एंगस्ट्रॉम। आंसर आएगा 1.86 एंगस्ट्रॉम। तो बेटा इस टाइप से हमने ये कुछ ऐसा क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपके लिए लेके आया हूँ मैं, जिससे कि आपके पूरा चैप्टर का अच्छे से रिवीजन हो गया है। तो बच्चों अगर आपने इन क्वेश्चन को सोल्व कर लिया ना, तो मेरा ये मानना है कि आपका सॉलिड स्टेट का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा एग्जाम में जो आए और आपसे सोल्व नहीं हो। मतलब जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, जितने भी प्रोफाइल के क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको सारे ही बता दिए हैं। ठीक है, तो आप इसको करके और आप अपने चैप्टर का रिवीजन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके, थैंक यू वेरी मच।